अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी मैम? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक। मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक कर लिया था हमने। यस मैम, ये स्टार्ट लेना है। अब हमने डायनेमिक रैम को देखा था, जिसमें जो डाटा है वो इन फॉर्म ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेशिंग भी उसे चाहिए टाइम बाय टाइम, और चार्ज लीक भी हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही थी डायनेमिक रैम में, लेकिन फिर भी डायनेमिक रैम जो है वो जब आपको एक बड़ी कैपेसिटी की मेमोरी बिल्ड करनी होती है तो उसके लिए आप डायनेमिक रैम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम क्योंकि वो ज़्यादा डेंस्ड है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इस वजह से। स्टैटिक रैम में क्या होता है कि बिट्स स्टोर होती हैं ऑन ऑफ स्विचेस। इसमें कोई आपके पास चार्जेस नहीं होते स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये डिजिटल डिवाइस है। तो बाइनरी वैल्यू स्टोर होती हैं यूजिंग फ्लिप फ्लॉप गेट्स यूज होते हैं इसमें। ठीक है, फिर नो चार्ज लीक, क्योंकि चार्जेस हैं ही नहीं तो लीक क्या होंगे। ठीक है, इसमें चार्जेस नहीं है, इसमें ऑन ऑफ स्विचेस हैं, फ्लिप फ्लॉप गेट्स हैं, तो डिजिटली सब कुछ स्टोर हो रहा है। फिर रिफ्रेशिंग भी नहीं चाहिए इसको, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें और ये स्ट्रक्चर देखें तो डायनामिक रैम का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, लेकिन स्टैटिक रैम का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, डज नॉट नीड रिफ्रेश सर्किट्स। ये दो दफ़ा इन्होंने लिख दिया। बेसिकली रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए तो जाहिर सी बात है रिफ्रेशिंग सर्किट भी नहीं चाहिए, क्योंकि डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने के लिए बकायदा उसका एक सर्किट बनता है जो कि उसे रिफ्रेश करता है। ठीक है, और ये डायनेमिक रैम से फास्टर है। एक तो इसका ये डिजिटल डिवाइस है, दूसरा फास्टर इस वजह से भी है कि इसमें रिफ्रेशिंग वगैरह की कोई फ्रेशिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। डी रैम में रिफ्रेशिंग होती है जिसकी वजह से वो स्लो हो जाती है। स्टैटिक रैम में कोई डाटा लीक या चार्ज लीक नहीं होता। स्टैटिक रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक उसको पावर मिलती रहती है। ठीक है, डी रैम में क्या हो रहा था कि पावर मिल भी रही थी तो चार्ज लीक हो रहा, स्टैटिक रैम में कुछ नहीं होता। तो डी रैम को यूज करके आप मेल बनाते हैं और एस रैम को यूज करके आप कैसे क्या मेमोरी बना? कैशे मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, अब एक सेल का ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। सेल की जब मैं बात कर रही हूँ ना तो इट मीन्स कि मेमोरी जो होती है ना बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है। जैसे आपके पास एक्सेल की शीट होती है ना, आप लोगों ने एक्सेल में काम किया हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यस मैम। ठीक है, एक्सेल की शीट में वर्कबुक में आपने देखा ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके एक पूरी शीट बनाते हैं। सेम इसी तरीके से बहुत सारे सेल मेमोरी के मिलके एक पूरी मेमोरी बनाते हैं। तो हम एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमने डी रैम में भी एक का ही देखा, हम यहाँ पे भी एक का देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम ही होगा। ठीक है, इसलिए हम एक इंडिविजुअल सेल को स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वर्किंग किस तरह से हो रही है। क्योंकि बाकी जितने भी आपके पास सेल्स होंगे वो सारे सेम उस पे चलेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें देखो तो दो बिट लाइन्स हैं आपके पास, एक बिट लाइन है सेम और एक बिट लाइन का कॉम्प्लीमेंट है। एक एड्रेस लाइन है आपके पास और एक वोल्टेज है डायरेक्ट करंट के लिए। यहाँ ट्रांजिस्टर्स हैं आपके पास T1, T2, T4, T3 और T4 क्रॉस कनेक्टेड हैं और इस तरह से कनेक्टेड हैं कि ये एक स्टेबल लॉजिक स्टेट बनाते हैं, स्टेबल लॉजिक स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दो स्टेट्स हैं, 1 और 0। बाइनरी है क्योंकि तो हमें पता है दो ही स्टेट्स पॉसिबल हैं, या तो 0 स्टेट पॉसिबल है या फिर 1 स्टेट पॉसिबल है।
दोनों स्टेट स्टेबल हैं एज लॉन्ग एज द डायरेक्ट करंट वोल्टेज इज अप्लाइड। दोनों स्टेट्स क्या है, स्टेबल रहेंगी। स्टेट कौन सी स्टेट बोला, 0 और 1। कब तक, जब तक डायरेक्ट करंट वोल्टेज जो है वो अप्लाई होता रहेगा तब तक दोनों स्टेट्स स्टेबल रहेंगी। इट मींस कि जब तक इसे पावर मिलती रहेगी तब तक इसमें डाटा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, होल्ड रहेगा, डाटा डाटा लॉस नहीं होगा इसमें। ये जो बात थी ना लास्ट में, स्टैटिक रैम विल होल्ड इट्स डाटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू इट, तो ये वो बात है कि जब तक इसमें डायरेक्ट करंट अप्लाई होता रहेगा तब तक इसमें डाटा जो है वो स्टेबल रहेगा, स्टोर रहेगा। ट्रांजिस्टर की अरेंजमेंट इस तरह से है कि वो आपको एक स्टेबल लॉजिक स्टेट बनाती है। इसकी डेप्थ में आप जाएं तो वो फिर डीएलडी की साइड पे बंदा चला जाता है, तो इतनी डेप्थ में हम इसको नहीं देख रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का है और बेसिकली क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिक स्टेट 1 में क्या होता है कि 1 कब स्टोर होता है, 1 तब स्टोर होता है जब आपका जो C1 होता है वो हाई पे होता है और C2 जो है वो लो पे होता है। ठीक है, लॉजिक स्टेट 1 में क्या होता है कि C1 हाई पे होता है और C2 लो पे होता है। ये C1 और ये C2, ठीक है, ये हाई होगा और ये लो होगा, तो तब क्या बनेगा, जब आप जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या स्टोर होगी, 1 स्टोर होगी। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर्स का भी है इसमें ऑन ऑफ का, T1 T4 ऑफ होते हैं, 2 और 3 ऑन होते हैं। ये एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये जो T3 और T4 के आगे ये जो सर्किट है ये इन्वर्टर लगा हुआ है कि वो इन्वर्ट कर देगा वैल्यू, जैसे हम एंड नॉर कहते थे, नॉट जैसे होता है 1 होगा तो 0 कर देगा, 0 होगा तो 1 कर देगा, क्या ये वो उसका काम कर रहा है? एक मिनट, जी इन्वर्टर ही है ये, इसकी बात कर रही है ना? यस मैम, इसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स इसमें भी स्विचेस की तरह ही काम कर रहे हैं कि ज्वाइन होंगे, करंट फ्लो होगा, इनकी वैल्यू सेट होंगी तो पता चलेगा कि आपके पास वैल्यू 1 आ रही है या 0 आ रही है। जब ये वैल्यू हाई पे होगी, लो पे होगी तो वैल्यू 1 होगी। उस केस में 2 और 3 जो होंगे वो ऑन होंगे। ये देखो ना, दोनों एक टाइम पे ऑन नहीं है, एक टाइम पे ये ऑन होगा और ये ऑन होगा, यानी ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी कोई करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, और यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी। ऐसी बात है ना, करंट वोल्टेज यहाँ से अप्लाई होगी तो इस पूरे सर्किट में जाएगी, और जहाँ जहाँ से इसको कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि T4 तो नहीं ज्वाइन हुआ ना, T4 नहीं है, T3 और T2 जो है वो ओपन है इस केस में, 1 के केस में, तो वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि ये दोनों ऑफ होंगे, T4 और T1 ऑन होंगे, तो वैल्यू जो है वो 0 स्टोर होगी और ये वाला C1 और C2 हाई पे होगा। ठीक है, यस मैम, और मैम ये बिट लाइंस का बता दें, और T5 एंड T6 ट्रांजिस्टर्स भी। बिट लाइन में वो ये होता है कि जब आपने राइट करना होता है, जो होती है वो इस पे करना होता है, सेम जैसे यहाँ पे आपने डाटा भेजा था तो वो इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर में एज इन फॉर्म ऑफ चार्ज स्टोर हो गया था, अब यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ बिट स्टोर हो जाएगा। SRAM में भी एड्रेस लाइन यूज टू ओपन और क्लोज द स्विच। ठीक है, यहाँ पे रीड एंड राइट के केस में आपको पता चल जाएगा बिट लाइन क्यों यूज हुई है, कंट्रोल करती है। दोबारा से देख लेते हैं, एड्रेस लाइन जो है वो आपकी 2 ट्रांजिस्टर्स को कंट्रोल करी है। ठीक है, T1 T2
T1 T2 T4 जो है आते हैं, ये बता मैम आपकी आवाज कट रही है, T5 और सही नहीं आ रही, पता नहीं मुझे इसके प्रॉब्लम साथ आ रही है। कनेक्टेड है एड्रेस लाइन। मेरी आवाज कट रही है? यस मैम, सबको पता नहीं ऐसे सिर्फ आ मुझे रही है? प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, बीच में खामोशी आ रही है या जैसे कटती है आवाज वैसे आ रही है? यस मैम, वो कटती है बीच में से, कट हो जाती है, डिस्टरबेंस आती है बीच नहीं एक निदा मिनट। आवाज ठीक आ रही है, शायद आपके नेट का इशू है। में। सही, अभी थोड़ी देर पहले अब ठीक आ रही है ना, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ थोड़ी देर पहले हो रही थी थोड़ी। हाँ ना, यही मैं कह रही हूँ ना, अभी ठीक आ रही है। जी अभी तो ठीक है। सही। ठीक है, सही आ रही है अब? यस मैम, अब सही आ रही है। ठीक है, तो T4 और T5 और T6 जो है वो एड्रेस लाइन के साथ कनेक्टेड है। तो एड्रेस लाइन जो होती है वो स्विच का काम करिए, यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। ये देखो ना, यहाँ से ये कनेक्टेड होगा, ये भी कनेक्टेड होगा, तभी यहाँ से जो भी बिट्स आएंगी वो इस सर्किट पे मूव कर सकेगी, डाटा मूव कर सकेगा ना। तो एड्रेस लाइन किस तरह का काम करिए, एड्रेस लाइन जो होती है वो इन दोनों को कंट्रोल करिए, ट्रांजिस्टर्स को। जब भी सिग्नल अप्लाई होता है एड्रेस लाइन पे, तो दो ट्रांजिस्टर्स आर स्विच्ड ऑन एंड अलाउ अ रीड और राइट ऑपरेशन। जब भी रीड और राइट का ऑपरेशन करना है तो इन दोनों को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन के लिए डिजायर्ड बिट वैल्यू इज अप्लाइड टू लाइन बी। जैसे मैंने आपको बताया कि बिट लाइन जो है वो बी वाली, एक बी है और एक बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कि जो भी बिट राइट करनी है वो बिट लाइन बी पे अप्लाई कर दें, जबकि उसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे अप्लाई होना है, बी बी डैश पे, ठीक है। दिस फोर्सेस द फोर ट्रांजिस्टर T1 T2 T3 T4 into the proper state. For a read operation the bit value is read from the line B. रीड के लिए जो बिट जो भी स्टोर्ड होगी उसको लाइन बी पे फेंक दिया जाएगा या सेंड कर दिया जाएगा, तो वहां से वो रीड की कर ली जाएगी, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली बात है ना, ये अगर आप सर्किट को देखो तो ये उसमें चली जाती है ना, डीएलडी में। अगर यहाँ से आप 0 पास करो, बिट लाइन से 0 पास करो, तो मुझे इस सर्किट में बताओ क्या वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर मैं वैल्यू 0 पास कर रही हूँ, ये दोनों ऑन है, ठीक है, ये दोनों ऑन है, तो इट मीन्स यहाँ से 1 वैल्यू पास हो रही होगी, कॉम्प्लीमेंट पास हो रहा है ना। यस मैम। यहाँ से 0 पास हो रहा है, यहाँ से 1 पास हो रहा है। और 0 के केस में कौन से ट्रांजिस्टर्स ओपन थे, ये दोनों T3 T2। T2 और T, यानी यहाँ से मूव करेगा ये, यहाँ से वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 1 हो जाएगी, तो C2 हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना, 1 वैल्यू हो जाएगी। और T2 से जब वैल्यू मूव करेगी, यहाँ से 1 मूव किया, ये भी 1 है, दोनों हाई हो रही हैं। ये मैं कुछ गलत कर रही हूँ इसमें, खैर इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस आप यही याद रखें कि इसमें जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। एड्रेस लाइन किस लिए यूज होती है, बिट लाइन किस लिए है, और कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स हैं जो ओपन होते हैं 1 के केस में, और कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स जो ओपन होते हैं 0 के केस में, ठीक है। इसको हमें टाइम मिला तो हम इसको डिटेल से करेंगे कि इस सर्किट किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। अब ये SRAM वर्सेस DRAM मीन्स कि
क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दोनों वॉलेटाइल हैं, यानी दोनों को क्या चाहिए। रैम की टाइप्स हैं तो ऑफ कोर्स दोनों वॉलेटाइल ही होंगे, दोनों को क्या कहते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली चाहिए जो ताकि हाँ जी अपना डाटा प्रिजर्व कर सके। ठीक है, अब डाटा क्या होगा, इनके पास जो बिट स्टोर हुई हुई है, बिट की वैल्यूज वो। फिर डायनेमिक सेल के बारे में बात हो रही है कि सिंपलर है। आप स्ट्रक्चर देखते ही समझ जाते हैं कि कौन सा सिंपल है और कौन सा सिंपल नहीं है। ठीक है, सिंपलर है और छोटा भी है सेल। स्ट्रक्चर अब देखो ना, डायनेमिक का कितना छोटा सा था और जो स्टैटिक है उसका इतना बड़ा सा था, तो जाहिर सी बात है अगर उसका स्ट्रक्चर छोटा सा था, इट मीन्स कि उसका सेल भी छोटा सा हो। ठीक है, तो मोर डेंस है, इट मीन्स कि अगर आपको एक एरिया डिफाइन कर दिया जाए ऐसे, और आपसे कहा जाए कि यहाँ पे डायनेमिक सेल्स लगाएं और सेम एरिया पे स्टैटिक सेल्स भी लगाएं, तो कौन सी रैम के सेल्स जो हैं वो ज्यादा यूज होंगे यहाँ पे। इसमें हम डायनामिक के ज्यादा आएंगे डायनेमिक के ज्यादा आएंगे ना, क्यों ज्यादा आएंगे। क्योंकि उनका साइज छोटा है ना। साइज ऑक्यूपाई करते हैं ना ये साइज में छोटे हैं। अगर आप एक दीवार बनाएं और दीवार में आप जो ईंटें हैं वो छोटे साइज की लगाएं तो वो ज्यादा आएंगी, और अगर आप बड़े बड़े ब्लॉक्स को यूज करके दीवार बनाएं तो ब्लॉक्स कम लगेंगे। ठीक है, सेम जो लॉजिक है ना वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि एक्सक्यूज मी डायनेमिक मैम, सेल क्योंकि जी। मैम हम यहाँ कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में मैम हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं अपने अंदर जो भी मेमोरी वगैरह है, जो भी जिसको पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने मैन मेमोरी के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ा, अब हमने एक्सप्लोर कर लिया कि मैन मेमोरी जो होती है वो हमारे पास डायनामिक होती है। तो हम इसमें यही होता है कि हम एक्सप्लोर करते जाते हैं इन चीजों को कि ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है, किस चीज की बनी हुई होती है, सारा कुछ ऐसा होता है इसके बीच में। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले आपको चीज़ों को ओवरऑल देखना, स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा ना कि वो किस तरह से बन रही हैं, फिर उनके अंदर एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है वो, फिर उसके बाद की बात। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते, आपको पता ही ना हो मेन मेमोरी क्या है, किस चीज़ से बनी हुई है, कैसे काम करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और आप ये देखना स्टार्ट कर दें कि मेन मेमोरी में इतने एड्रेसेस हैं, मेन मेमोरी में डाटा इस तरह, डाटा ये है, आपको कैसे पता चलेगा उसमें डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, उसमें से डाटा निकलेगा कैसे, जब आप उसको एक्सेस करेंगे उसको कैसे आप डाटा को एक्सेस करेंगे, उसमें स्टोर करवाएंगे तो कैसे डाटा को राइट करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले आपको ये ओवरऑल उनके फीचर्स पता होने चाहिए, तभी आपको सही से समझ आएगी कि एक्चुअल में काम हो क्या रहा है। यस मैम। और मैम मेमोरी में हमारे जो ज्यादा फोकस रखा हुआ है हम लोगों ने मैन मेमोरी पे रखा हुआ है। बाकी चले हमने रजिस्टर्स भी देखे, कैशे भी देखा, लेकिन ज्यादा फोकस कैशे पे भी हो गया। लेकिन हम लोगों ने जो है वो सेकेंडरी मेमोरी पे इतना फोकस नहीं किया, हमने उसको नहीं देखा इतना, उस पे हमने इतना डिस्कशन नहीं की मैम। वो नेक्स्ट लेक्चर सेकेंडरी मेमोरी का है आपका, थोड़ा थोड़ा ही देखा है इन सबको, ज्यादा फोकस हमारा रजिस्टर्स पे रहेगा अभी, क्योंकि ये एक किस्म का आप समझ लें इंट्रोडक्शन है सबका, सारी मेमोरीज का ना। आपने पहले रजिस्टर्स देखे, फिर आपने कैश मेमोरी देखी, फिर आपने रैम देखी, रोम देखी, अब आप रैम की टाइप्स करें, फिर इसके बाद आपने डिस्क देखनी है। तो ये सारी ना एक आप उसमें लेके चल रहे हैं फ्लो एक में। सीक्वेंस तो इसके बाद ना हमारा जो फोकस है वो हमारा रजिस्टर्स पे होगा, क्योंकि हम जो काम करेंगे असेंबली में, जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम रजिस्टर्स को यूज करके करेंगे, तो इस वजह से। ठीक है, यस मैम। मेन कॉन्सेप्ट हमारा रजिस्टर्स वाला है। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये ना आपकी बेसिक्स बनाती हैं आपके उस जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप पढ़ते हैं ना उसके लिए। उसमें ये सारी चीज़ें आपसे अज्यूम की जाती हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पता है, हालांकि उसमें भी डिटेल से बताते हैं, लेकिन आप लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे आपको इतना टाइम समझने में नहीं लगता कि ये एस रैम क्या चीज़ है और डी रैम क्या चीज़ है। आपको पहले से पता होता है यस तो मैम। आप लोग आराम से उसको समझ लेते हैं। अच्छा, मेरे पास अच्छा मैं बता रही थी कि उसका सेल साइज स्मॉल होता है, तो इसलिए उसको वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो ज़्यादा यूज़ होगा इट मीन्स कि वो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो मोर डेंस है। ठीक है, डेंस का ये मतलब है। फिर लेस एक्सपेंसिव है, ज़ाहिर सी बात है, चार्ज भी लीक हो जाता है
और ये सारी चीजें भी हैं, सर रिफ्रेशिंग चाहिए तो एक्सपेंसिव नहीं है, स्लो है ना जिसकी वजह से। देखो यहाँ पे हमने जितनी भी मेमोरीज देखी हैं, अब आप उन सब मेमोरीज को देख के एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या? कि जो मेमोरी स्लो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। एग्जैक्टली कि मेमोरी की स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी प्राइस से। जितनी ज्यादा फास्ट मेमोरी है उसकी प्राइस भी उतनी ज्यादा है। आपकी यस। कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही प्राइस। ठीक है, नॉर्मली हम ये सोचते हैं ये चीजें पढ़ने से पहले कि जितनी ज्यादा मेमोरी की कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा मेमोरी की कॉस्ट होगी। कॉस्ट। लाइक हमारे पास अगर हार्ड डिस्क है, अगर डिस्क है, कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई? नो मैम, कंटिन्यू करें आप। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर हार्ड डिस्क है तो वो 500 GB की है या वो 1 TB की है या जितने की भी है, तो वो जितनी है हमें वो एक्सपेंसिव पड़ती है, ऐसी नहीं होती। ठीक है, आपको 500 GB की हार्ड डिस्क जो है वो उतने की पड़ती है जितनी आपकी 8 GB की रैम होती है। कैपेसिटी को कंपेयर कर लेना, कहाँ पे 8 GB और कहाँ पे 500 GB। ठीक है, तो दोनों की प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो वो कैपेसिटी कितनी ज्यादा मिल रही है आपको हार्ड डिस्क के केस में सेम प्राइस में, जबकि रैम में आपको सिर्फ 8 GB मिल रहा है, लेकिन रैम फास्टर है एज कम्पेयर टू आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उससे। ठीक है, यस मैम। फिर डायनेमिक सेल को रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। लार्जर मेमोरी यूनिट्स, लार्जर मेमोरी यूनिट्स का मतलब है कि जो बड़ी मेमोरीज होती है ना उनके लिए इसको फेवरेबल है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसकी एग्जांपल आप मेन मेमोरी ले सकते हैं। कुछ कहना चाहती है मेन रजिया? मेमोरी के अलावा कोई एग्जांपल हो सकती है मैम डायनामिक की? कोई और मेन मेमोरी मेमोरी जो के अलावा साथ में ये वॉलेटाइल भी है ना, तो शायद हो सकता है मेन मेमोरी हमारे पास डायनामिक हो, क्योंकि जैसे करंट खत्म होगा क्योंकि तो। हम इससे रॉम तो नहीं बना सकते, बिकॉज रॉम तो वोलेटाइल तो नहीं है। तो मैम स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारी रैम होती है, मेन मेमोरी होती है, वो डायनामिक से बनती है। इसके अलावा डायनेमिक क्योंकि डायनामिक मैम ये भी हम कहते हैं ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो वॉलेटाइल मेमोरी है। डायनामिक मेमोरी जो भी होगी वो वॉलेटाइल होगी, मीन जैसे उसको करंट प्रोवाइड रहेगा उसमें डाटा रहेगा, और खत्म होगा तो वो डाटा भी उसमें से खत्म हो जाएगा। तो उन चीजों की बेसिस पे भी हमें देखना पड़ता है ना कि कौन सी मेमोरी डायनामिक हो सकती है, कौन सी मेमोरी स्टैटिक हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आपके पास जो डायनेमिक मेमोरी है, हम अक्सर रैम को भी डायनेमिक मेमोरी कहते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि रैम जो होती है वो, क्योंकि रैम की टाइप्स है ना, ये एक डी रैम है एक एस रैम है। देखो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप एस रैम को यूज करके डी रैम वो रैम बना लें मेन मेमोरी, पॉसिबिलिटी तो है ना क्योंकि रैम की टाइप है। लेकिन मसला क्या होगा, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको। ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं चेक कर रहे होते कि हमने फास्ट मेमोरी लगा देनी है या हमने ये कर देना है वो कर देना है, हम साथ साथ कॉस्ट को भी देख रहे होते हैं। हमारे पास जो ऑपरेशन जितनी कॉस्ट लेता है ना, हमें साथ साथ वो भी चेक करना होता है। तो अगर हम स्टैटिक रैम को यूज करके मेन मेमोरी बना दें, बेशक ये बहुत फास्ट हो जाएगी, डायनेमिक से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, होगा कॉस्ट ये में। कि आपके पास एक्सपेंसिव हो जाएगी, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो होता क्या है कि शुरू में जो डायनेमिक सेल्स आए थे ना उसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम थी, आगे मैं भी आपको बताया हो कि इसकी टाइप्स हैं, डायनेमिक सेल की टाइप्स हैं। ठीक है, उसकी टाइप्स में ये जो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे आ रहे हैं ना ये बहुत कम हो गए हैं। ये टाइप्स हैं, एस डी रैम, डी टी आर और आर डी रैम। ठीक है, तो मैम इनकी फिर वजह क्या से इस बेसिस पे हम एस रैम की बेसिस पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास कैशे मेमोरी है वो भी एक किस्म की रैम ही है, रैम की टाइप है हमारे हाँ, पास क्योंकि देखो हमारे कैशे पास मेमोरी? मेमोरी है ना, वॉलेटाइल है वो भी, नॉन वॉलेटाइल तो है नहीं, वॉलेटाइल है और फास्टर है। यस। नहीं वजिया, यस मुझे मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है, मैम मैं अब आ बहुत रही देर है। से बोलने की कोशिश कर रही हूँ पर आपको आवाज़ नहीं आ रही शायद। आप
पता नहीं, अभी आपकी आवाज आई, आपका हैंड रेज हुआ था, मैंने पूछा था तो मुझे आपकी आवाज नहीं आई कि आप बोले ही नहीं हो शायद, पता नहीं। नहीं मैम, मैं उस टाइम भी बोल रही थी पर आपको आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा। मैम मेरा पीछे क्वेश्चन था जो आपने वो ब्लॉग बनाया हुआ था, उसमें हम लोग यही इसमें हम लोगों ने बोला कि हम लोग डायनामिक सेल्स यूज करें, ठीक है। हम्म। डायनामिक सेल्स यूज करने की वजह से वो हमारे ब्लॉग की एफिशिएंसी कम नहीं हो जाएगी? क्योंकि मैम हम बहुत ज़्यादा सेल्स उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू हम लोग अगर स्टैटिक उसमें यूज़ करें तो वो हमारी फास्ट भी हो जाएगी और एफिशिएंट भी हो जाएगी। हाँ, तो मैं यही बात कर रही हूँ ना कि डायनेमिक रैम में क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए ये बड़ी मेमोरीज बनाने के लिए काम आती है, लार्जर मेमोरी यूनिट्स के लिए काम आती है। एफिशिएंसी भी वही बात है कि स्लो होती है, स्लो तो वैसे भी ये होती है क्योंकि इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है बार बार, तो वो इतनी स्लो नहीं होती। ठीक है, वो स्लो अगर आप उसको स्टैटिक से कंपेयर करें तो बहुत स्लो होती है। वो अगर आप बाकी से उससे कंपेयर करें, जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरीज हैं, आपकी सीडी है, डीवीडी है, आपकी यूएसबी है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी एसएसडी है, तो उनसे ये फास्ट होती है। ठीक है, अगर आप इनर मेमोरी से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स रजिस्टर से और कैश से ये स्लो ही होगी। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन क्लियर हुआ है या अभी भी? यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, तो स्टैटिक को हम यूज करते हैं बेसिकली कैशे मेमोरी। तो ये बजाय इसके कि उन्होंने कहा कि कॉस्ट भी इंक्रीज होनी है, ठीक है, ये इसको बड़ी मेमोरी के लिए बना भी दिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, हमारे पास एक्सपेंसिव पड़ जाएगा ना हमें ये ऑपरेशन। तो हम क्या करें कि हम एक और मेमोरी लगा देते हैं, उसको स्टैटिक रैम से बना के उसको कैशे मेमोरी कह देते हैं, और जो फास्ट वाला ऑपरेशन है वो कैशे कर देगा, और बाकी जो भी आपने डाटा सेव करना है वो आप मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। Because of these relative characteristics, SRAM is used for cache memory both on और off chip. On और off chip का क्या मतलब है, कौन बताएगा? मैम जो चिप एक्टिव होती है वो ऑन होती है और जो चिप एक्टिव नहीं होती है वो ऑफ होती है, ये कोई कॉन्सेप्ट है इसका? एक्टिव? एक्टिव किस सेंस में? मतलब जो यूजेबल है, कुछ चिप्स होती है ना, मतलब जो नहीं नहीं, यूजेबल नहीं ऐसा कुछ होती, हम लोग उन्हें यूज नहीं कर पा रहे होते, या वो मतलब खराब भी हो जाती हैं या इंटरप्ट हो जाती हैं, कोई मसला हो जाता है, पर कुछ चिप्स होती हैं नहीं, जो ऑन ये होती हैं, सीपीयू एक्टिव। चिप की बात हो रही है, जो आपका प्रोसेसर है ना, वो एक चिप है ना, ये उसकी बात हो रही है। हम उसमें भी तो ये अप्लाई हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल अगर चिप वर्किंग नहीं कर रही तो चिप ऑफ है, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो वर्किंग नहीं करी तो आपका तो सिस्टम ही काम नहीं करेगा ना, क्योंकि आपका प्रोसेसर ही आपके सिस्टम के सारे काम कर रहा है, तो अगर उसकी चिप कोई खराब हो जाए या इस तरह से हो जाए तो आपको तो सिस्टम काम नहीं करेगा। यस मैम। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कैश मेमोरी में, याद हो आपको? मैं हिंट दे देती हूँ, हमारे पास 3 लेवल्स थे कैशे के। तो ये लेवल लेवल्स वन, पे लेवल वन की कैशे कहाँ पे थी? हमारे प्रोसेसर में होते हैं ना। प्रोसेसर पे। प्रोसेसर हमारा क्या है? प्रोसेसर क्या है? जो कंट्रोल करता है, सारे कंट्रोल यूनिट ऑब्वियसली। ये क्या है? चिप। ठीक है, प्रोसेसर एक चिप है ना, एक आईसी चिप होती है छोटी सी, वो आपका प्रोसेसर होता है। अभी मैंने कहा कि L1 कैशे कहाँ पे होती है आपकी? प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के ऊपर। तो ऑन चिप का क्या मतलब होगा कि वो आपकी वो कैश मेमोरी कहाँ पे है? चिप के ऊपर है, यानी प्रोसेसर के अंदर है। बात समझ आ रही है? यस मैम।
ऑन चिप का ये मतलब है आपके पास कैशे के 3 लेवल्स होते हैं, L1, L2 और उनमें से L1 जो होती है आपकी वो कहाँ पे होती है? प्रोसेसर के ऊपर होती है। इट मीन्स कि वो ऑन चिप होती है। प्रोसेसर को हम चिप कहते हैं, ठीक है? चिप का वर्ड यहाँ पे भी आया है, आपने समझ आना प्रोसेसर की बात हो रही है। अब मैम इसे ऑन की जगह इनसाइड रखना चाहिए था नाम, मतलब ये उसके अंदर होती है या उसके ऊपर, क्या मतलब मुझे नहीं ये बात समझ आ रही। ऑन चिप तो देखो एक चिप होती है ना, ऐसे चिप होती है, एक चिप सी होती है। मैं आपको 1 मिनट इसकी ना पिक्चर दिखाती हूँ। इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए वहां से। ये देखो आपके पास इस तरह की चिप होती है आपके पास। ये भी है, ये भी है। मैम ये तो प्रोसेसर की चिप नहीं है। प्रोसेसर की चिप की बात करें ना हम, और किसकी बात करें? इस तरह की चिप होती है, ठीक है? तो इस चिप के बारे में डिटेल से आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से बनती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। तो यहाँ पे सिर्फ ऑन चिप लिखा हुआ है, मतलब आप इसको इनसाइड कर लें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ Yes, आपको ma'am, सब क्लियर होना तरह चाहिए कि कह क्या रहे हैं आप, ठीक है? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वर्किंग वर्ड्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है? और L2 और L3 जो होती हैं वो ऑफ चिप होती हैं, यानी प्रोसेसर के ऊपर या अंदर नहीं होती, प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होती है। L2 कनेक्टेड होती है, फिर L3 कनेक्टेड होती है, और L3 जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? आपकी मेन मेमोरी के साथ, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास ये आ रहा है। ये क्लियर है? यस मैम। फिर आते हैं तो रीड ओनली मेमोरी। बस ये CR को बता दीजिएगा, जब मैं अटेंडेंस लूँ तो मुझे रिमाइंड करवा दें, ठीक है? रीड ओनली मेमोरी, आपके जहन में क्या आता है रीड ओनली मेमोरी का नाम सुन के? ऐसी मेमोरी जिनमें से हम डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर हम राइट नहीं कर सकते। ओनली रीड के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ये। सिर्फ रीड का ऑपरेशन कर सकते हैं। रीड के ऑपरेशन से क्या मतलब है आपका? रीड के मतलब जो ऑपरेशन से हमारे पास डेटा क्या या मतलब है आपका? इंफॉर्मेशन वगैरह आती होगी, ये सिर्फ उन्हें रीड करता है, रीड कर सकता है। मैम फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है? एक बार हमने इंसर्ट कर दिया इसको, मीन इंस्टॉल कर दिया, तो ऑब्वियसली हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, उनको एक बार हम इंस्टॉल कर चले उन्हें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बीच में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। एक बार इंस्टॉल कर दिया, बस वो इंस्टॉल हो गया। और मैम समटाइम्स हम लोग वर्ड की फाइल भी होती है ना हमारे पास, वो कुछ इंटरप्शन आना स्टार्ट हो जाए ना, तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ आता है, आप सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग्स, कोई राइट वगैरह ये भी नहीं कर सकते। तो वो भी ऑपरेशंस रीड रोम ही होते होंगे ना? क्या कोई वही गलत सेम सही कह रही हैं। ऐसा ही है आपके पास जो रीड ओनली होता है ना, इट मींस कि आप सिर्फ रीड, क्योंकि आपके पास सिस्टम में 2 ही ऑपरेशंस हैं, तो रीड या फिर राइट। ऐसे ही है ना, मेमोरीज में या तो आप रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। तो आपकी जो रैम है उसमें आप क्या कर सकते हैं? रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं ना? यस मैम। रैम के अंदर आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं।
लेकिन आपकी रोम के अंदर आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड रीड कर कॉम्प्रेशन कर सकते सकते हैं, राइट कॉम्प्रेशन Read. नहीं कर सकते। ठीक है। यस मैम।
नजर आ रही है स्क्रीन सबको? यस मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है। कोई रिकॉर्ड कर ले इसको, क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ इस वक्त और यहाँ से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप सब मोबाइल पे हैं या कोई लैपटॉप पे भी है? मैम मैं लैपटॉप पे तो हूँ। कोई अगर लैपटॉप से मैं आपको अलाउ करती हूँ, ठीक मैम है? तलहा भाई कर रहे जी हो? हाँ भाई, वैसे करते हैं मैम, उनसे पता करें पहले, फिर अगर ना हुआ तो मैं कर लूंगी। तलहा आप कर रहे हैं रिकॉर्ड, फिर मैं ना करूँ? ठीक है, ठीक है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, आप ही करें रिकॉर्ड, ठीक है? तो हम कहाँ पे थे? हम रोम को देख रहे थे बेसिकली। रोम मैम आपकी आवाज़ सही नहीं आ हमारे पास रही। क्या है, एक परमानेंट सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो दूसरी बात, मेरी आवाज़ नहीं सही आ रही है अभी भी? मैम पहले बिल्कुल नहीं सही आ रही थी, अब ठीक आ रही है। मतलब मैं स्पीकर में बोलूँगी तो सही आएगी, ठीक है? तो वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है? नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है कि जब जब इसको पावर सप्लाई नहीं भी हो रही होगी तो इसमें डाटा जो है वो प्रिजर्व रहेगा, सेव रहेगा, ठीक है? इसको पावर, कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं है कि कांस्टेंट पावर मिलेगी ही तो इसके अंदर जो भी डाटा है वो सेफ रहेगा, और जैसे ही पावर खत्म होगी तो डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा इसमें से। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसलिए ये नॉन वोलेटाइल है। और इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कुछ दी हुई हैं आपको नीचे, लाइब्रेरी, रूटीन, सिस्टम प्रोग्राम्स, बायोस, फंक्शन टेबल्स। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिनमें यूज़र को चेंज करने की आप कह सकते हैं परमिशन नहीं होती, ठीक है? यूज़र इनमें चेंज नहीं कर सकता। यूज़र को इनमें चेंज करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? बस सारी चीज़ें तो यूज़र को बना के दे दी गई हैं। तो यूज़र को इनमें चेंज करने की परमिशन नहीं होती, तो इसलिए ये चीज़ें कहाँ पे रखी जाती हैं आपके पास? रोम में रखी जाती हैं। और दूसरी बात, एक तो ये चेंज वाली बात होगी, दूसरी ये बात कि जब आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है और जब दोबारा से आप उसे ऑन करते हैं, तो वो सेव रहता है, ठीक है? आपका बायोस जो है वो उड़ नहीं जाता, जब आप सिस्टम बंद करते हैं तो वो खत्म तो नहीं हो जाता ना, सेव रहता है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप ऑन करते हैं फिर से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो सेम इसीलिए आपकी ये जो चीज़ें हैं, लाइब्रेरी रूटीन्स हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ आपने रखी हुई हैं, जैसे इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स होती हैं, वो हो गई, या आपके पास सिस्टम की ये बायोस हो गए, सिस्टम के प्रोग्राम्स हो गए, फंक्शन के टेबल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप रोम के अंदर रखते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं रोम की। रोम का मैम एडवांटेज क्या माइक्रो है कि प्रोग्रामिंग। हाँ, मैम मैम माइक्रो क्या? प्रोग्रामिंग क्या होता है? माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है मैम? माइक्रो माइक्रो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग। ये आगे कहीं आ रही है। खैर अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपको है कि माइक्रो प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये हार्डवेयर से रिलेटेड है, माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है? तो यस मैम। मैम और मैम ये फंक्शन टेबल्स का भी बता दें कि फंक्शन टेबल्स कौन से होते हैं, ये क्या होता है? अच्छा, मैं बताती हूँ। एक तो माइक्रो प्रोग्रामिंग में बेसिकली आप वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं और उसके लिए जो कोड वगैरह लिखते हैं, तो उसकी साइड पे आ जाता है ये माइक्रो प्रोग्रामिंग में, ठीक है? जो आपके फंक्शन क्या है, फंक्शन टेबल्स, यस मैम। फंक्शन टेबल्स जो हैं वो आपके लुकअप टेबल्स होते हैं। अच्छा, डिफरेंट तरह के टेबल्स जो आपके पास होते हैं इसमें सिस्टम में ना, टेबल्स किस लिए यूज़ होते हैं? किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? यस। तो यस आपके मैम। पास जो 1 मिनट, ये जो लोग हो रहे हैं ना, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ये मुझे बता दीजिएगा कौन-कौन से हैं?
आपको ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, 1 मिनट। एक एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नज़र आ रही है? पिक्चर नज़र आ रही है ना? यस मैम, नजर आप यस इस मैम आ पिक्चर रहा में है। देखो तो आपके पास पहली 4 बिट्स हैं, फिर दूसरी 4 बिट्स हैं, उन 4 बिट्स को बना के आगे 4 बिट्स का रिज़ल्ट आ रहा है। अब एक टेबल होगा जो कि इस जो है इनपुट के केस में क्या आउटपुट आनी चाहिए वो बताएगा आपको। तो वो वाले यस होते हैं मैम। फंक्शन टेबल्स या मैम लुकअप जैसे टेबल्स भी ये उन्हें कहते हैं। डीएलडी में जैसे हमने देखे थे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर हाँ। वगैरह होते हैं। यस मैम। हाँ, सेम वैसे ही, उसी तरीके से। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंटरनल मेमोरी में थे अब। टाइप्स ऑफ रॉम में आ जाए। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? देखो कि आपका जो डाटा और प्रोग्राम है ना, वो मेन मेमोरी में रहता है। अब हम तो कंसिडर ये करते हैं कि आपकी मेन मेमोरी जो है वो सिर्फ रैम है। मतलब कि हम रैम के लिए मेन मेमोरी का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। रैम के लिए ही नहीं यूज़ होता, बल्कि रोम के लिए भी, क्योंकि मेन मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, एक रैम है, एक रोम है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम मेन मेमोरी सिर्फ रैम को ले रहे होते हैं, लेकिन जो रोम है वो भी मेन मेमोरी का पार्ट है। तो इसका एडवांटेज यही है कि आपका जो डाटा और प्रोग्राम है वो परमानेंटली स्टोर्ड है मेन मेमोरी में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में नहीं है। अगर आप उसको हार्ड डिस्क से लेके आएँगे ना, तो वो बहुत टाइम लगाएगा। अभी मैंने आपको कहा था कि हार्ड डिस्क स्लो है बहुत ज़्यादा मेन मेमोरी की कंपैरिज़न में। तो हार्ड डिस्क पे वो चीज़ें स्टोर करने के हम कहाँ स्टोर कर लेते हैं? रोम के अंदर कर लेते हैं और डायरेक्ट हम मेन मेमोरी से उन चीज़ों को लोड कर लेते हैं। अब र राइट कब की जाती है? ये जब मैन्युफैक्चर की जाती है उस टाइम पे इसको राइट किया जाता है। वेरी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल रन्स का ये मतलब होगा कि अगर आपने कु थोड़ा-सा कुछ लिखना है, ऑफ कोर्स एक ही दफ़ा राइटिंग, जो चीज़ एक दफ़ा होती है या बहुत रेयर होती है ना, वो एक्सपेंसिव होती है। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना? यस मैम। कि जो कोई ऑपरेशन है या कोई इवेंट है, कुछ भी है, बहुत रेयर होता है, तो वो एक्सपेंसिव होता है। सेम हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रोम में राइटिंग एक ही दफ़ा होती है, तो वो एक्सपेंसिव होती है, और अगर आपने किसी छोटे काम के लिए या स्मॉल डाटा के लिए उसको राइट करना है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और एरर का कोई चांस नहीं होता। आपकी एक बिट भी गलत हो गई, तो आपको वो जो मेमोरी है, वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी और न्यू मेमोरी पे दोबारा से नए सिरे से आपको उसको राइट करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, प्रोग्रामेबल है, इरेज़ेबल यस मैम। प्रोग्रामेबल है, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल है, फ्लैश मेमोरी। हाँ जी। मैम मैम ये जो हम कहते हैं कि हम जो जो जिस भी डाटा पे हमें काम करना होता है उसको हम हार्ड डिस्क से जो है मेन मेमोरी में ले आते हैं। तो मैम ये हुँ। एकदम से नहीं होता ना कि हमने ऑन किया अपना लैपटॉप तो सारा का सारा डाटा उठा के जो भी हमने काम करना था वो उसमें आ गया। मैम ये ऐसे होगा ना कि हमने जिस पे हम काम करना जो ही स्टार्ट करेंगे उस पे हम लोगों ने क्लिक किया तो वहाँ से कुछ डाटा जो है थोड़ा बहुत उठा के जो है वो हमारे पास मैन मेमोरी में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्ड की फाइल है उस पे थोड़ा काम करना है, तो पहले तो हमारे पास हार्ड डिस्क पे वो हमारी सेव है। तो मैम हम उस पे जो ही क्लिक करते हैं तो फिर तब वो जाके हमारे पास लोड होना शुरू हो जाती है ना वैसे-वैसे जैसे-जैसे हम उनको चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो मैम स्टार्ट में तो वो हम वहीं से हार्ड डिस्क से ही उसको लोड कर रहे हैं ना। वो तो बाद में होगा कि हम उसको बाद में जब यूज़ करेंगे, अगर दोबारा हमने यूज़ किया तो मिनिमाइज़ करके रखा हुआ है, हम दोबारा उसको यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं या फिर और ऑपरेशन हम जितने भी करें। तो स्टार्ट में जो भी हम चीज़ करते हैं, वो हम हार्डवेयर से अपने लेके आते हैं, हार्ड ड्राइव से लेके आते हैं। तो फिर मैम ये इतना हाँ। इसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है क्योंकि हमारे तो इवेंट जो भी हम कर रहे होते हैं, वो फ़ौरन-फ़ौरन से परफ़ॉर्म हो रहे होते हैं। हाँ, लेकिन देखो आपको ये बात सही है, लेकिन आप कंपेयर करो ना, अगर हार्ड डिस्क भी आपके उसके साथ स्लो नहीं होगी, ठीक है? हार्ड डिस्क की स्पीड भी आपके मुताबिक स्लो नहीं होगी, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की जो इंटरनल स्पीड है ना, प्रोसेसर की स्पीड देख लें आप, मेमोरीज़ की स्पीड देख लें, कैशे की स्पीड देख लें, तो उसके मुताबिक हार्ड डिस्क बहुत स्लो है। यस मैम। आपके मुताबिक स्लो नहीं होगी। आपको तो पता भी नहीं चलता, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है ना, उसमें स्विचिंग हो रही होती है। आप जितने भी काम एक साथ कर रहे होते हैं, वो एक साथ नहीं चल रहे होते। उसमें बेसिकली स्विचिंग हो रही होती है। आपको फ़ील होता है कभी कि उसमें स्विचिंग हो रही है?
नहीं हो रही होती ना, आपको नहीं पता चलता क्योंकि वो बहुत तेजी से हो रही यस होती है। मैम। इतनी तेजी से हो रही होती है कि आपको ऐसे ही फील लगता है कि आप सारे काम इकट्ठे कर रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्विचिंग हो रही होती है। ठीक है? तो जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं, सबसे पहले तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लोड होता है। ठीक है? फिर आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं ना, बैकग्राउंड प्रोसेसेस जैसे आपकी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस भी होती हैं फ़ोन में, तो उनको आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही लोड हो जाते हैं। बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस चल रही होती हैं या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, यस मैम। उनको आपको ओपन करने की या लोड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही लोड हो जाती हैं क्योंकि उनका काम ही ये है कि वो उन्होंने बैकग्राउंड में चलना है। जैसे आपके एंटीवायरस हैं, एंटीवायरस क्या आप बार-बार ओपन करके उसको स्टार्ट करते हैं? नहीं करते ना, वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है खुद ही से ही। ठीक हो गया? यस। तो तो फर्स्ट टाइम में आपने जिस पे काम करना होता है अगर वो बैकग्राउंड एप्लीकेशन नहीं है, बैकग्राउंड में ही चल रही तो हार्ड डिस्क से ही लोड होगी। ठीक है? मैम ये हमेशा स्विच की कंडीशन पे चलते हैं, कभी डेडलॉक अकर नहीं होता? कुछ रेयर केसेस तो होते डेडलॉक होंगे। अगर हाँ, डेडलॉक देखो प्रिवेंशन के केसेस भी हैं, डिटेक्शन के भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी कोशिश होती है कि डेडलॉक अकर ना करे और अगर हो जाए तो या तो होने ही ना दे और अगर हो जाए तो उस केस में क्या करना है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है। तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि डेडलॉक के केस में सिस्टम जो है वो सही काम करता रहे, सिस्टम को कोई तकलीफ ना पहुँचे, आपका सिस्टम क्रैश ना हो, आपकी नॉर्मल वर्किंग चलती रहे। ये प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी कोशिश करते हैं। फिर जब नहीं हो सकता, फिर ऑफ कोर्स आपका सिस्टम क्या कर जाता है, क्रैश कर जाता है। ठीक है? अपनी यस तरफ मैम। से वो पूरी मैम कोशिश करते हैं। मैम इन्हीं सिचुएशन से बचने के लिए डेडलॉक वगैरह या जो भी इस तरह की सिचुएशन आती है, उन्हीं से बचने के लिए हमें प्रायोरिटीज हमारे पास आ जाती हैं या हमारे पास इंटरप्ट्स आ जाते हैं, वो इन्हीं सिचुएशन को हैंडल करने हाँ। के लिए होते हैं ना। बिल्कुल, तो ताकि मैं वही कह रही हूँ ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी कोशिश होती है कि डेडलॉक अकर ना हो। लेकिन अगर हो जाता है इन केस हो जाता है तो वो उसको हैंडल करना मतलब कि तभी वो पूरी कोशिश करते हैं कि हैंडल हो जाए किसी तरीके से। कोई प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज छोड़ दे, किसी से ज़बरदस्ती ले लिए जाएँ। तो अगर ऐसा कोई सीन नहीं बनता तो फिर वो क्या हो जाता है ऑफ कोर्स क्रैश हो जाता है सिस्टम। ठीक है? तो हमारे पास रोम की डिफरेंट टाइप्स हैं, पी रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है और फ्लैश मेमोरी है। अगर आप ऊपर देखो तो आपके पास रीड मोस्टली लिखा हुआ है। रीड मोस्टली का क्या मतलब होगा? वही कि इसमें से मोस्टली जो है हम डेटा रीड ही करते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जब राइट करना पड़े, तो मोस्टली जो है बस ये रीड के ही काम आती है हमारे पास। एग्ज़ैक्टली क्योंकि हम पी रोम और जो आपकी सिंपल रोम होती है उसमें राइट नहीं कर सकते, उसमें रेज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बाद वाली टाइप्स है ना ईपी रोम, डबल ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी इनमें हम दोबारा से राइट कर सकते हैं रेज़ करके। ठीक है? लेकिन मोस्टली ये जो ऑपरेशन के लिए यूज़ होती है ना जिस ऑपरेशन के लिए वो रीड का ही होता है और राइट का ऑपरेशन बहुत ज़रूरत पड़े आपको तो आप इसमें करते हैं, ज़रूरत ना पड़े तो आप नहीं करते। ठीक है? सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ईपीरोम इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें रीड और राइट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली होता है जैसे कि आपकी रैम में होता है सेम वैसे ही एज़ विथ पीरोम। अच्छा हाउएवर बिफोर राइट ऑपरेशन ऑल द स्टोरेज सेल मस्ट बी रेज़्ड। अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर आपने राइट करना है ना दोबारा से तो आपको सारी मेमोरी को पहले से वो करना पड़ेगा, इरेज़ करना पड़ेगा। ठीक है? और इरेज़ कैसे करते हैं? वो जो आपकी चिप होती है रैम की इसकी इस मेमोरी की, उस चिप को आपने किस एक्सपोज़ किस पे करना है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के यूवी लाइट को यूज़ करके ये इसमें से रेज़ किया जाता है। तो जब आप चिप को एक्सपोज़ करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तरफ, तो क्या होगा कि उसमें जितना भी डाटा होगा वो क्या हो जाएगा? रेज़ हो जाएगा, ठीक है? इरेज़र इज़ परफॉर्म्ड बाय शाइनिंग एन इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेज़ थ्रू अ विंडो दैट इज़ डिज़ाइन्ड टू मेमोरी चिप कि एक मेमोरी चिप है, उसके अंदर एक छोटी-सी विंडो है, ठीक है? उस विंडो के थ्रू क्या पास होगी? आपकी ये लाइट पास होगी अल्ट्रावायलेट लाइट, तो उसकी वज़ह से क्या होगा कि आपके जो भी डाटा है वो इरेज़ हो जाएगा। और ये कितने जो है वो एक्सक्यूज़ मी मैम। रिपीटेडली कर सकते हैं। हाँ जी। मैम हमने जहाँ से अब ये जो इन सब का बात हो रही है कि हम लोग सिर्फ रीड ओनली है और कभी रेयर ऐसे केसेस होते हैं कि हमें सारा जो है ना वो दोबारा से जो है डाटा को अरेज करके उस पे कुछ नया जो है हमने इंसर्ट करना है। तो मैम जो हमने इसकी एग्जांपल देखी हुई है वो हमने बस यही देखा हुआ है कि हमें विंडो जब नई पूरी इंस्टॉल करनी पड़ती है
ठीक है कि हम चले विंडो नहीं, अगर हमारी विंडो में कोई प्रॉब्लम आ गया, हमने नया पूरी की पूरी जो है नई इंस्टॉल की, उसमें सी ड्राइव में जो पड़ा होगा वो सारा कुछ अरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास से, और डी में जो है वो हमारे पास सेव रहेगा। तो मैम ये जो चीजें ये कौन करता है? मीन अगर हमें ईईपी रोम या इसके बीच में मैम इसके लिए हम कौन सी एग्जांपल लेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला डाटा है जो हमने अरेज कर दिया और उसकी जगह हमने कोई दोबारा से नया डाटा इंस्टॉल किया? जो आपका कंप्यूटर का बायोस होता है ना, बेसिकली ईपी रोम्स में स्टोर होता है। अब आप जो हैं वो क्या करते हैं, आप उसमें से क्योंकि आपकी जो ईपी रोम्स है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेज वाला, अब ये यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से लाएंगे आप तो इलेक्ट्रिकली सारा काम कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकली रेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली राइट कर रहे हैं। तो अब जो यूज चीज होती है ना, वो ये होती है डबल ईपी रोम। ठीक है, लेकिन आपको पिछली चीजें पढ़ाएंगे तो आपको अगली चीज समझ आएगी ना। आप ये कहें कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, पी रोम क्यों पढ़ते हैं, रोम क्यों पढ़ते हैं, जब रोम एक्चुअल रोम जो होती है वो यूज ही नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट करती थी और हमने पढ़नी है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, तभी जो हम आपकी न्यू टेक्नोलॉजी आप उसको समझ सकेंगे कि पिछली में काम किस तरह से हो रहा था, नेक्स्ट में क्या ऐसी चेंजिंग आई, क्या ऐसी एडवांटेज आया जिसकी वजह से वो पिछली वाली जो थी वो अब यूज नहीं होती और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है। बेसिकली जो आपका बायोस होता है ना, वो इसमें स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकली रेजेबल होता है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकली रीड राइट कर रहे होते हैं ना। आप अपनी जो विंडो होती है उसको भी आप इसी तरीके से दोबारा से इंस्टॉल कर रहे थे। तो कंप्यूटर सिस्टम में सारे काम इलेक्ट्रिकली ही हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकली हो रहे हैं ना, यूवी लाइट तो नहीं यूज कर रहे आप उसमें। यस ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली यूज कर रहे हैं, तो डबल यस ईपी मैम। रोम में होती है आपकी जो आपका बायोस होता है। ठीक है, तो इसमें जो इरेजर का प्रोसेस है, आप सोच लो 20 मिनट मैम लेता है इसमें से सारा डाटा रिमूव करने के लिए। तो अगर आप रिपीटेडली रिमूव करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो EPROM कैन बी अल्टर्ड मल्टीपल टाइम्स लाइक ROM एंड PROM, और ये इंडेफिनेटली, यानी कि अपना डाटा अपने पास ही रखती है जब तक आप इसको रिमूव ना कर दें, जब तक ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। नॉन वोलेटाइल है ना, इस वजह से। तो फॉर कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ स्टोरेज द EPROM इज मोर एक्सपेंसिव देन PROM। जाहिर सी बात है, हर अगली आने वाली चीज पिछली चीज से एक्सपेंसिव ही होती है अगर उसमें कोई न्यू फीचर हो। PROM में ऐसे हम नहीं कर सकते, जो इसका है रिमूव, इसमें हम रिमूव कर सकते हैं, बेशक सारा ही रिमूव हो रहा है लेकिन रिमूव की ऑप्शन तो है रोम में। तो ये एक्सपेंसिव है उसके लिए, क्योंकि इसमें एडवांटेज किसका है, मल्टीपल अपडेट कैपेबिलिटी। इसका ये मतलब है कि आप रिपीटेडली इसमें से रिमूव कर सकते हैं और डाटा दोबारा से राइट कर सकते हैं। ठीक है, डबल ईपी रोम में फिर आ जाता है कि सेम वही काम हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकली हो रहा है, यूवी लाइट्स को यूज करके वो कर रहा है, यहाँ पे डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिकली ये काम हो रहा है। तो रीड मोस्टली मेमोरी दैट कैन बी रिटर्न इनटू एट एनी टाइम। इसमें आपको पिछले कंटेंट्स को रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें आपको पिछले कंटेंट्स को रिमूव करना पड़ता है। तो ये ओनली द बाइट और बाइट्स एड्रेस आर अपडेटेड, या तो आप बाइट को दोबारा से राइट करेंगे या फिर उसके एड्रेसेस को। ठीक है, राइट ऑपरेशन टेक्स कंसिडरेबली लॉन्ग देन द रीड ऑपरेशन ऑन द सेवरल हंड्रेड माइक्रोसेकंड्स पर बाइट। के राइट ऑपरेशन ज्यादा टाइम लेता है रीड ऑपरेशन के मुकाबले में, और कितना टाइम ले लेता है, बेसिकली कुछ 100 माइक्रो सेकेंड्स पर बाइट। एक बाइट को लिखने के लिए कुछ माइक्रो सेकेंड्स लेता है ये, 100 माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो होता है -6, 10⁻⁻6 माइक्रो होता है। तो 100 इंटू 10⁻⁻6 करें तो -4 रह जाता है आपके पास। फिर भी ये बहुत फास्ट है आपकी नजर से, क्योंकि ये 0.0001, हाँ 0.0001 सेकंड जो है वो ये लेता है रिमूव करने के लिए, सॉरी राइट करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के मुताबिक ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि यहाँ वहां पे काम किस में हो रहा होता है, नैनो सेकंड्स में हो रहा होता है। 10⁻⁹ होती है नैनो सेकंड्स। ठीक है,
तो EEPROM में क्या होता है कि एडवांटेज होती है नॉन वोलेटिलिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का, कि आपकी जहाँ पे एरर आया है आप सिर्फ उसी प्लेस को, उसी जगह को आप रिमूव करें, पूरे कंटेंट को, पूरी मेमोरी को रिमूव करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस चीज का एडवांटेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है EEPROM। और EEPROM जो होती है वो ऑफ कोर्स मोर एक्सपेंसिव होती है देन EEPROM, और लेस डेंस होती है, और कुछ बिट्स, एक तो एक्सपेंसिव इसी वजह से हो गई कि आप जो इरेज का प्रोसेस है उसकी वजह से, और ठीक है, और फ्यूअर बिट्स पर चिप, यानी इसकी जो चिप होती है उसमें कैपेसिटी कम होती है तो एज मैम कम्पेयर टू ये सिंगल ई पी रोम से टाइम भी कम लेती होगी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें कंटेंट्स पहले कम्प्लीटली नहीं डिलीट हो रहे, इरेज नहीं हो रहे, ऐसे ही। एग्जैक्टली ये देखो 20 मिनट्स लेती है, और ये कम टाइम लेती है, तो कुछ सेकंड्स ले रही है, वो मिनट्स लेती है, ये लिखा हुआ ना 20 मिनट्स टू परफॉर्म। अपडेट करने के लिए आपको 20 मिनट्स चाहिए, इरेज करने के लिए और राइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ 100 ऑफ माइक्रो सेकेंड्स चाहिए पर बाइट। तो अब यहाँ पे बाइट्स में जो है वो रीड और राइट करें, बाइट्स को रिमूव करें, बाइट्स को राइट करें, ठीक है। यस मैम। फिर फ्लैश मेमोरी आ जाती है, इसको जल्दी जल्दी से करते हैं, बस टाइम नहीं है, ये एक साइड रह गई, जल्दी से कर लेते हैं। मैं चाहती थी ये हम खत्म कर लेंगे वाला, बल्कि अगली क्लास है ना हमारी, मैं इतना जल्दी क्यों कर रही हूँ, यस मैम। नेक्स्ट यस क्लास मैम, में कर मिड लेंगे। में ब्रेक है, फिर मिड के ब्रेक में दूसरी क्लास है, उसके बाद आपकी एक और क्लास। यस, सैटरडे को 2 क्लासेस होती है ना। आज आप लोग बड़े खामोश बैठे हैं, वैसे आप लोग शोर मचा देते हैं कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्चुअली यासीन भाई नहीं है ना, शायद इसी वजह से। और मैम ये सुबह का टाइम है ना, सुबह के टाइम वैसे भी फ्रेश होते हैं, जब सेकंड क्लास मैम में अभी हमने जाएंगे तो फिर हम शोर डालेंगे, बस कर जाए मैम, हम थक गए। यस मैम, मैम वैसे भी अभी आपने हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया, वो डिस्कशन वगैरह हो रही थी ना, इसी वजह से। आज मैं स्लो जा रही हूँ। 28 है नवंबर, और टाइम क्या है हमारी क्लास का, 8:30। MCS 3A। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब्दुल बसीर। मैम उन्होंने ग्रुप पे मैसेज किया हुआ था, शायद वो थे और फिर डिस्कनेक्ट हो गए, तो इस वजह से उन्होंने ग्रुप पे मैसेज किया हुआ है कि मैम को याद दिला दीजिएगा अटेंडेंस डेट का टाइम। हाँ, वो मोबाइल चार्ज का शायद बता रहे थे। ठीक है, अदीबा सैयद। नो मैम। अमरा अरूज। नो मैम। अंजल अहमद। बासित नो अली। मैम। प्रेजेंट। बिलाल अब्बासी। प्रेजेंट। बासित अली भी प्रेजेंट है। यस मैम। बिलाल अहमद, बिलाल अब्बासी। दोनों प्रेजेंट है। फैजान मुर्तजा। नो मैम। फराज सलीम प्रेजेंट है। प्रेजेंट। हाफिजा खफीसा। प्रेजेंट है। हैदर अली। नो मैम। इनाम मुबीन। प्रेजेंट। उमर रियाज। नो मैम। इकरा इब्रार। नो मैम। इकरा जावेद। इकरा इब्रार आई थी, आई थिंक फर्स्ट सेशन में थी वो। इकरा जावेद। इकरा नो कलीम। मैम। आज कोई इकरा नहीं है मैम। कोई भी नहीं है। इर्तिजा अली। प्रेजेंट है। Excuse me, ma'am. प्रेजेंट मैम। जी।
मैम इकरा मुनीर के तायाबू की डेथ हो गई है तो वो उधर है, इस वजह से उसने क्लास नहीं अटेंड की। या तो वो लीव यहाँ से कर देती ना। देखो आप सबको मैं ये बता दूं कि ऐसा कोई भी इशू हो जाए ना, खुदा ना खास्ता, तो आप लोग वहां से लीव कर दिया करें, ठीक है? वो रिकॉर्ड में भी रहता है कि आपने लीव अप्लाई किया था, तो यहाँ से मैंने लीव को एक्सेप्ट किया था, ठीक है? ठीक है मैम। इस तरह से अगर मैं प्रेजेंट लगाऊंगी ना, तो इसका ये मतलब होगा कि आप क्लास में थे, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम से आपने ना लीव, वहां से लीव जो है वो आप, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप क्लास नहीं ले सकते, वहां से आपने लीव में लिख देना है रीजन में कि मुझे फीवर है या इस तरह से मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं क्लास नहीं ले सकता या ले सकती। यहाँ से वो, वहां से मैं एक्सेप्ट करूंगी तो यहाँ से लीव एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है? अमल अफजल, नो मैम। नारेब फरजाना, नो मैम। मलिहा गफूर, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। महनाज फारूक, प्रेजेंट। मोहम्मद हारिस, नो मैम। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट।